हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये सेकंड क्लास है और आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सिंचाई के प्रारंभिक तरीके। तो डियर, यहाँ पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग साइंस के एनसीईआरटी का 6, 7, 8 की जो भी बुक है ना, उसकी एक एक लाइन को एनसीईआरटी का कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिकली समझेंगे और साथ ही हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन केवल सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि हमारा इंटेंशन केवीएस से, एनवीएस से, ठीक है, और जितने भी आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन है वो है, ठीक है। अभी डियर, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का भी आया है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल में 6, 7 की 8 की बुक से काफ़ी क्वेश्चन आपका नियर अबाउट 40 क्वेश्चन जो रहता है आपका 40 या 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका 6, 7, 8 की बुक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके आए हैं। अगर आप हिंदी से हैं तो ये आप इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपका इंग्लिश है तो हिंदी समझने में काफ़ी इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, पहला टॉपिक हमारा सिंचाई के प्रारंभिक तरीके, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका किस तरीके से इरिगेशन होता था, आपका सिंचाई किस तरीके से किया जाता था। तो डियर, उस समय क्या होता था कि जितना कुआं, झील और नहर का जो पानी था ना, उसको खेत तक आपका अलग अलग तरीके से पहुंचाया जाता था, और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके अपनाया जाता था, ठीक है। इसमें कुछ सिस्टम थी जिस तरीके से हम लोग सिंचाई करते थे, जैसे कि मोट था है जिसको हम लोग घिरनी कहते हैं, फिर चेन पंप है, ठीक है, ढेकली है, और आपका रहट है जिसको हम लोग उत्तोलक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका चित्र दिया हुआ है ना, ये आपका मोट का दिया हुआ है। ये सब आपका प्रारंभिक तरीके में सिंचाई किया जाता था इस तरीके से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं चेन पंप के थ्रू से कैसे सिंचाई किया जा रहा है, फिर ढेकली के तरीके से किस तरीके से सिंचाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में किस तरीके का सिंचाई हम लोग करते थे, तो हम लोग मोट यूज़ करते थे और चेन पंप यूज़ करते थे। और ये थर्ड में आपका ढेकली था और राहत था। राहत को हम लोग लेवर सिस्टम भी कहते हैं। ये जो पंप जो रहता है ना, वो वाटर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, और इसमें ना डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इस सब चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, पंप को चलाने के लिए। तो देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में पूरे 4 सिस्टम हम लोग यूज़ करते थे आपका, ठीक है। तो ढेकली और राहत, यहाँ पे देख सकते हैं आप ढेकली किस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो है आपका ढेकली है, तो ये सब सिस्टम जो है हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ करते हैं। अब मॉडर्न पीरियड में किस तरह का सिस्टम यूज़ किया जाता है सिंचाई करने के लिए, वो देखते हैं। तो डियर, सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ है ना, वो आप देख सकते हैं क्या है आपका छिड़काव तंत्र। इसको हम लोग ना स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है ना, ये आपका असमतल भूमि में यूज़ किया जाता है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, ये जो विधि है किस तरह का भूमि में उपयोग किया जाता है, तो ये असमतल भूमि में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्षेत्र में जहाँ पे जल का मात्रा कम होता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र। अब छिड़काव से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है ना, कि आपका पानी का जो वेस्टेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपका पाइप में ना नोज़ल लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्या रहता है, नोज़ल रहता है उसकी पाइप में। आपका एक अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस में क्या रहता है, नोज़ल लगा हुआ रहता है, ठीक है। देख लीजिए, निश्चित दूरी पर आपका मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए, जब पंप की सहायता से हम लोग जब पाइप में पानी भेजते हैं तो क्या होता है ना, वो घूमता है और वो नोजल से बाहर निकलता है, और ठीक है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये एक पंप है, और यहाँ पे अलग अलग ये में आपका क्या है, नोजल लगा हुआ है। और तो इस तरीके से आपका जो ये है, ये डायरेक्ट जो है पेड़ में पानी आपका डालता है, तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे पानी का वेस्ट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, ये ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो ये
याद रखिएगा स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। और डियर ऐसे ही आपका है एक ड्रिप सिस्टम। इस विधि में क्या होता है, जो बूंद बूंद करके पानी वो सीधा पेड़ के पौधे के नीचे आपका जाता है, यानी उसके पौधे के जड़ों में गिरता है। तो कितना अच्छा सिस्टम है, इससे क्या होगा, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। ये डायरेक्ट क्या करता है, आपका जो पेड़ पौधा है, पेड़ और पौधे होते हैं ना, उसके जड़ में पानी जाता है। ठीक है, इधर उधर वो वेस्ट नहीं होता है। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। जैसे फलदार पौधा हो गया, बगीचा हो गया या वृक्ष हो गया को पानी देने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है। तो ट्रेडिशनल सॉरी अभी जो आधुनिक में कौन सा सिस्टम जो है आपका तकनीकी जो है, जो सर्वोत्तम तरीका है आपका सिंचाई के लिए, तो याद रखिएगा ड्रिप तंत्र। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बूंद बूंद करके पानी, इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और इस विधि से पानी का वेस्ट जो रहता है बिल्कुल नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि, और अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी का बहुत कमी है और वहाँ पे पानी जो है आपका पेड़ की जड़ों में आपका बूंद बूंद करके जा रहा है, तो सोच सकते हैं आप कि ये सिस्टम कितना लाभकारी है, और यहाँ पे पानी का बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो है सबसे सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है ना, कौन सा, ड्रिप सिस्टम। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि ड्रिप सिस्टम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप ड्रॉप पानी जो रहता है डायरेक्ट रूट में गिरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, और ये ऐसा एरिया में यूज़ होता है जहाँ पे वाटर की कमी बहुत होती है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं डियर, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट रूट में जा जाके आपका पानी जो है डालता है बूंद बूंद करके। देखिए, खरपतवार से सुरक्षा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, खरपतवार से सुरक्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी वीड्स क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, वहाँ पे आप देखते हो पेड़ पौधा, जैसे आप गेहूं का फसल कर रहे हैं या धान की फसल कर रहे हैं, उसके साथ बहुत सारा अनवांटेड प्लांट हम लोग कहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा प्लांट जो है उग जाता है, तो उसको हम लोग वीड्स कहते हैं, और उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोले तो अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है ना, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है और वो पेड़ों के साथ उग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार कहते हैं। ठीक है, और इससे सुरक्षा जो रहता है काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है, जो आपको फसल को मिलना चाहिए, वो कौन ले लेता है, आपका वीड्स ले लेता है, आपका खरपतवार ले लेता है। यानी जितना भी जल पोषक जो रहता है वो कौन ले लेता है, वो आपका पौधा यानी खरपतवार ले लेता है, वीड्स ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये जो खरपतवार जो रहता है ना, मनुष्य और पशु दोनों के लिए पॉइजन भी होता है, यानी पॉइजनस भी होता है, यानी एक विषैले भी हो सकता है। इसलिए इसका कटाई करना जो रहता है काफ़ी ज़रूरी होता है। जब तक आप इसे नहीं हटाओगे तब तक फसल का जो है वृद्धि वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये डायरेक्ट जो रहता है फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। ठीक है डियर, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, देख लीजिए कि ये जो खरपतवार को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, हम लोग खुरपी और हेरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, खुरपी और या हेरों का सहायता से हम लोग खरपतवार को हटा सकते हैं। देखिए, वीडीसाइड, जिसको हम लोग खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार नाशी मतलब जो वीड्स को हटा रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसका नाश कर रहा है, उसको हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं, यानी वीडीसाइड कहते हैं। ठीक है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार जो रहता है नियंत्रण किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं और उसके द्वारा भी हम लोग जो है वीडीसाइड को ख़त्म कर सकते हैं, यानी वीड को ख़त्म करते हैं। और वीड को ख़त्म करना, उसको हटाना को ही हम लोग वीडीसाइड कहते हैं, जिसको हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। और उसमें कौन कौन सा केमिकल आता है, तो देख लीजिए 2,4-D आता है, याद रखिएगा। इसका छिड़काव से क्या होता है, वो जो अनवांटेड प्लांट होता है, यानी खरपतवार पौधे जो होता है अपने आप मर जाता है। ठीक है, खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे जब डालते हैं, ठीक,
मतलब वीडीसाइड को जो आपका केमिकल से उसको पानी में डाल के अगर जब हम लोग स्प्रे मारते हैं पेड़ पौधा में तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट होता है वो अपने आप जो रहता है मर जाता है। तो ये केमिकल्स का नाम देख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपका खरपतवार नाशी क्या कहते हैं उसको याद रखिएगा, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड प्लांट जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अगर हिंदी में बोले हम लोग तो उसको क्या कहते हैं, देख लीजिए, अवांछित पौधे कहते हैं। ऐसा पौधे जिसका कोई हम लोग का यूज़ नहीं होता है और वो प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाता है, उसको उगाया नहीं जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल या अवांछित पौधे कहते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया कि अनडिज़ायरेबल प्लांट को ही हम लोग वीड्स कहते हैं और वीड्स को हटाना उसको हम लोग क्या कहते हैं, विडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विडिंग कहते हैं। और ये जो रहता है पॉइजनस हो जाता है एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए उसका हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी, इसलिए उसको हटाना जो रहता है ज़रूरी होता है। ये हम लोग खुरपी के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो वीड्स हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल से, यानी सर्टेन केमिकल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेडिसाइड्स कहते हैं। जैसे कि 2,4-D जो है ये आपका वेडिसाइड्स है। क्या है, वेडिसाइड है। तो वेडिसाइड का नाम क्या है आपका, 2,4-D, ठीक है, याद रखिएगा। ये हम लोग डायरेक्ट आपका क्रॉप पे स्प्रे करते हैं स्प्रेयर से, जिससे कि अनवांटेड प्लांट जो है अपने आप मर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कटाई। देखिए, फसल की कटाई जो रहता है ना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और कटाई जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अनाज जो रहता है उसको पकने में लगभग कितना महीना का समय लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखिएगा। एक अनाज जो रहता है फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है, तो 3 से 4 महीने का, ठीक है। ये एनसीईआरटी के द्वारा लिखा हुआ है कि 3 से 4 महीने, तो याद रखिएगा। देखिए, हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दराती कहते हैं। तो किस तरीके से खेतों में आप देखते होंगे कि जो महिला लोग हैं वो आपका इसी को दराती की सहायता से क्या करती है, कटाई करती है। अब क्या होता है कि ना, मशीन यूज़ किया जाता है कटाई करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग हो रहा है तो मशीन को क्या नाम रख दिया गया, हार्वेस्टर। तो देखिए, याद रखिएगा। अब कटाई गई काटी गई फसल से बीज धानों को भूसे से अलग करने के लिए करना होता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग किसको कहते हैं, तो बीज को, दानों को भूसे से अलग करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। और ये कार्य जो रहता है आपका कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है डियर, कार्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, कटाई को ही हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं इंग्लिश से। तो देख लीजिए, हार्वेस्टिंग कितना समय लगता है, 3 से 4 महीना समय लगता है आपका किसी भी सीरियल को मैच्योर होने में, ठीक है। ये जो रहता है जब हम लोग हाथ से करते हैं तो उसको हम लोग सिकल कहते हैं, लेकिन जब मशीन से करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है, हार्वेस्टर कहते हैं। देख लीजिए डियर, कंबाइन किस, ठीक है, कंबाइन किस तरीके का होता है। तो इस तरीके का ये आपका कंबाइन का फोटोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वो जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में बड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा है। तो डियर, ये आपका जो है पेडालॉजी क्वेश्चन है जो कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इसकी आपका जानकारी होना चाहिए कि अगर हम लोग खेत में जो जलाते हैं उससे पॉइजन क्रिएट होता है और कभी कभी वो आग लगने का भी खतरा होता है, ठीक है। तो डियर, थ्रेशिंग क्या था, तो थ्रेशिंग क्या था, सीड से जब हम लोग वो जो भूसा जिसको हम लोग चाफ कहते हैं उस चीज़ को हटाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। और ये किससे होता है, मशीन से होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंबाइन कहते हैं। तो हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर जो है, तो ये सेम चीज़ हिंदी में देख लीजिएगा। देखिए,
आपका विनोइंग, जिसको हिंदी में भी हम लोग विनोइंग ही कहेंगे, देख लीजिए विनोइंग, ठीक है। हिंदी में ये होता क्या है ये समझते हैं। तो डियर क्या होता है ना कि आपका जो छोटे छोटे किसान जो रहते हैं, एक मिनट, जो छोटे छोटे किसान जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका भूसा से जब वो दाने को, मतलब कि गेहूं या चावल को जब वो हटाते हैं, ठीक है, सूप के द्वारा जब हम लोग उसको ये क्या कहते हैं उसको, वो जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अनाज के दानों को फटकते हैं, सॉरी उसको फटकना कहते हैं, हमको ये वर्ड नहीं समझ में पता चल रहा था, फटकना। हम लोग सूप से जब फटकते हैं तो क्या होता है कि भूसा जो रहता है निकल जाता है और दाना जो रहता है सूप में रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग कहते हैं, ठीक है। तो विनोइंग क्या है समझ में आ गया। जब हम लोग दाने को, आपका दाने को, चावल को जब हम लोग भूसे से अलग करते हैं, फटकने के बाद, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि ग्रेन को और चाव को सेपरेशन करना जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। तो इंग्लिश में तो ये चीज़ याद रखिएगा, विनोइंग क्या प्रोसेस है, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाव, यानी भूसा और दाने को अलग करना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। देखिए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन सा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन, एक है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। ये सब जो है आपका फेस्टिवल, ये आपका हार्वेस्टिंग सीजन, मतलब कि आपका स्पेशल फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट के सीजन में होता है, मतलब जिस समय कटाई की जाती है उस समय आपका ये सब फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। कौन कौन सा फेस्टिवल, तो आपका पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नवन्या है और बिहू है, ठीक है, जिसको हम लोग कटाई पर्व भी कहते हैं। तो डियर कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली और नवन्या एवं बिहू जो रहता है जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा जितने फेस्टिवल है जो कि कटाई के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भंडारण। भंडारण को हम लोग स्टोरेज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कटाई के बाद उसको स्टोर करना भी उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें क्या रहता है, आप एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ताज़ा फसल में जो रहता है नमी की मात्रा ज़्यादा रहता है। किस चीज़ की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर तो इसमें क्या होता है, या तो उसमें अंकुर आ जाता है, वो उसमें आपका कीड़ा लग जाता है और वो जो बीज रहता है ख़राब हो जाता है, जिसके कारण इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगली मतलब इसको बीज के लिए स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें किस किस चीज़ का देखिए, अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वो अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो भंडारण यानी स्टोरेज करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम रहता है कि उसकी नमी को दूर करना, यानी उसको अच्छे से धूप में सुखाना। उसको सुखाने के बाद उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नमी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम लोग बीज को बहुत बड़ी जैसे कि हम लोग गोदाम में जब बीज को रखा जाता है, ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है बहुत ही बड़े पैमाने में, उसको हम लोग हिंदी में शाइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है आपका स्टोरेज, कि आपका स्टोर करके रखना मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से, माइक्रो ऑर्गेनिक से, ठीक है, इस तरीके, इस सब से हम लोग क्या कहते हैं, इसको बचा के रखते हैं, ठीक है, जब स्टोर करते हैं तो। और जो हार्वेस्टेड ग्रेन रहता है उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण जो रहता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है और वो यानी बीज के लिए अनुपयोगी रहता है, यानी उसको हम लोग बीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते ऐसे आपका ग्रेन को, ऐसे दाने को, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उसको हम लोग उसका मॉइस्चर को, उसकी पानी को सुखाना ज़रूरी होता है, यानी उसको धूप में अच्छे से सुखाते हैं तब हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। देखिए अगर लार्ज स्केल में जब हम लोग स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलबूस कहते हैं, ठीक है, जो कि गोदाम में हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। और जब स्टोर करके रखेंगे तो हम लोग ये भी बात का ध्यान देखेंगे कि कहीं चूहा तो नहीं है, और आपका इंसेक्ट से भी बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो डियर देख लीजिए, ये एक है आपका पशुपालन। जब क्या होता है ना, हम लोग घर में या फार्म में जब पालतू पशु को रखते हैं, ठीक है, उसको भोजन देते हैं, उसको रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं। और जब ये बहुत ही बड़े पैमाने में किया जाता है, मतलब जब इसको हम लोग अपना बिजनेस की तरह चलाते हैं, जैसे कि अगर मुर्गी फार्म खोल लिए हैं, बकरी फार्म खोल लिए हैं, गाय पाल रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। और इंग्लिश में बोले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो देख लीजिए, ये बड़े पैमाने में, तो ये वर्ड को आप याद रखिएगा, ये कीवर्ड जब बड़े पैमाने में किया जाता है तब उसको हम लोग पशु पालन कहते हैं। यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्या मिलता है, तो कॉड लिवर तेल मिलता है मछली से। और इसको हम लोग इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो विटामिन डी प्रेजेंट रहता है। और इसको हम लोग अधिक मात्रा में इसमें विटामिन डी जो रहता है आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें, तो कॉड लिवर तेल में। तो डियर, ये कॉड लिवर तेल कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, मछली में पाया जाता है। और इसी तेल में आपका विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए बोला जाता है कि मछली में विटामिन डी ज़्यादा रहता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार होता है। देख सकते हैं कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट गॉट रिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है एनिमल आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और डियर, हम लोग एक क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब हम लोग का 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पांचों चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि इसमें कितने एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमने वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। तो एटलीस्ट हम लोग 5 चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 चैप्टर को इकट्ठा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो डियर, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको लगता है कि हमें इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।